उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 से यूपीएसजेएस 2018 पार्ट 3 के प्रारंभिक परीक्षा में 7 प्रश्न पूछे गए थे। आइए इस कड़ी में देखते हैं। पहला प्रश्न है, अगेंस्ट द व्हिच जजमेंट अंडर द उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड ऑफ 2006 सेकेंड अपील डज नॉट लाई टू द बोर्ड। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अधीन किस निर्णय के विरुद्ध बोर्ड को द्वितीय अपील या सेकेंड अपील नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए है सूट फॉर इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 82 सब क्लास 2 सब क्लास सी, जो कि किसी संविदा या पट्टे के आधार पर किसी भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी भूमिधर द्वारा बेदखली के लिए वाद से संबंधित है। बी ऑप्शन है सूट फॉर डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 144, जो कि भूमिधर या असामी द्वारा डिक्लेरेटरी सूट फाइल करने से संबंधित है। ऑप्शन सी है सूट बाय ए गवर्नमेंट लेसी फॉर इजेक्टमेंट अंडर सेक्शन 151 सब क्लास 1, जो कि बेदखली या नुकसानी या दोनों के लिए किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा लाए जाने वाले वाद से संबंधित है। और चौथा और लास्ट ऑप्शन है डी सूट फॉर इंजंक्शन अंडर सेक्शन 133, जो कि व्यादेश प्रतिकर आदि के लिए लाए जाने वाले वाद से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें सेक्शन 208 और थर्ड शेड्यूल को देखना होगा। रेवेन्यू कोड का थर्ड शेड्यूल सेक्शन 206, 207, 208 को देखने की बात कहता है। थर्ड शेड्यूल में 5 कॉलम है। पहला कॉलम सेक्शन, दूसरा कॉलम उस सेक्शन का डिस्क्रिप्शन, तीसरा कॉलम कोर्ट और ऑफिसर की ओरिजिनल जुरिडिक्शन, चौथा कॉलम फर्स्ट अपील एंड पांचवा कॉलम सेकेंड अपील से संबंधित है। उक्त पूछे गए प्रश्न में जो उत्तर दिया गया है वो है डी। पहले कॉलम में सेक्शन 133 बी उसका डिस्क्रिप्शन है सूट फॉर इंजंक्शन कंपनसेशन एटसेट्रा। इसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन सब डिविजनल ऑफिसर्स के यहाँ है, इसकी फर्स्ट अपील कलेक्टर के यहाँ है और इसकी सेकेंड अपील में नील दिया गया है, मतलब इसकी सेकेंड अपील नहीं की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके जस्ट ऊपर सेक्शन 131 सब क्लास 4 है, जो कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स आर रेंट अगेंस्ट एन आसामी, या किसी आसामी के विरुद्ध बकाये या लगान की वसूली के लिए लाए गए वाद से संबंधित है, जिसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन एसडीओ है, फर्स्ट अपील कलेक्टर है और इसमें भी सेकेंड अपील नील दिया गया, तो इसमें भी सेकेंड अपील नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से आप थर्ड शेड्यूल में दिए गए सारे सेक्शंस और उनके डिस्क्रिप्शन और उनकी फर्स्ट अपील सेकेंड अपील किन किन को होगी किन किन को नहीं होगी एक बार देख लेंगे, जरूरी रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेक्शन 206 जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट्स। धारा 206 सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग contained in any law for the time being in force, but subject to the provision of this code, no civil court shall entertain any suit, application or proceeding to obtain a decision or order on any matter which the state government, the board, any revenue court or revenue officer is by or under this code empowered to determine, decide or dispose of। कोई सिविल न्यायालय किसी मामले पर जिसमें राज्य सरकार, परिषद, कोई राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी इस संहिता द्वारा या इसके अधीन उस मामले को अवधारण करने, निर्णय करने या निस्तारित करने के लिए सशक्त है, तो ऐसे वाद पत्र, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही पर सिविल न्यायालय विचार नहीं करेगा। 206 क्लास 2 विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 and save as otherwise expressly provided by or under this code, a no civil court shall exercise jurisdiction over any of the matter specified in the second schedule। सेकेंड शेड्यूल में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले को सिविल न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। सेक्शन 207 फर्स्ट अपील से संबंधित है। 207 क्लास 1 any party aggrieved by a final order or decree passed in any suit, application or proceeding specified in column 2 of the third schedule may prefer a first appeal
to the court or officer specified against it in column number 4, where such order or decree was passed by a court or officer specified against it in column number 3 thereof. तृतीय अनुसूची के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में पारित किसी अंतिम आदेश या डिक्री से एग्रीव्ड कोई व्यक्ति कॉलम 4 में विनिर्दिष्ट न्यायालय या अधिकारी को 30 दिन के भीतर प्रथम अपील कर सकता है, जहां इस अनुसूची के कॉलम 3 के समक्ष विनिर्दिष्ट किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश या डिक्री पारित किया गया हो। 207 Clause 2. A first appeal shall also lie against an order of the nature specified in Section 47, Section 104 and Order 43, Rule 1 of CRPC. निम्नलिखित प्रकृति के आदेशों में भी प्रथम अपील हो सकेगी, जिनकी प्रकृति धारा 47, धारा 104 तथा आदेश 43 नियम 1 के प्रकृति की है। Section 208 Second Appeal. Where in suit, application or proceeding specified in column 2 of the third schedule, any final order or decree is passed in any first appeal filed under Section 207, and any party to such appeal is aggrieved by it, such party may prefer a second appeal to the court specified against it in column number 5. जहां थर्ड शेड्यूल के कॉलम 2 में स्पेसिफिक किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में धारा 207 के अधीन दाखिल प्रथम अपील में कोई अंतिम आदेश या डिक्री पारित किया गया हो और ऐसे अपील का कोई पक्षकार इससे व्यथित हो, तो 90 दिन के भीतर ऐसा पक्षकार कॉलम 5 के समक्ष विनिर्दिष्ट न्यायालय में सेकेंड अपील फाइल कर सकता है। The appeal court shall not entertain a second appeal unless it is satisfied that the case involves substantial question of law. सेकेंड अपील पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि यह समाधान न हो जाए कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। सेक्शन 209 बार अगेंस्ट सर्टेन अपील्स कतिपय दशा में अपील के न होने के संबंध का बंद करता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 207 एंड 208 नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ डिक्री। धारा 207 या 208 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी। ए मेड अंडर चैप्टर 11 ऑफ दिस कोड इस संहिता के अध्याय 11 के अधीन किया गया। B. Granting or rejecting any application for condonation of delay under Section 5 of the Limitation Act. Limitation Act के Section 5 के अधीन विलंब की माफी के लिए किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए। C. Rejecting an application for revision. रिवीजन के लिए किसी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करना। D. Granting or rejecting an application for stay. रोक के लिए किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। E. Remanding the case to any subordinate court. किसी अधीनस्थ न्यायालय को मामले को भेजना। F. Where such order or decree is of an interim nature. जहां ऐसा आदेश या डिक्री अंतरिम प्रकृति की है। G. Passed by court or officer with the consent of parties. जहां पक्षकारों की सहमति से न्यायालय या अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है। H. Where order has been passed ex parte or by default. जहां ऐसा आदेश एक पक्षी या व्यतिक्रम में पारित किया गया है। Provided that any party aggrieved by order passed ex parte or by default may move application for setting aside such order within a period of 30 days from the date of the order. ex parte या डिफॉल्ट के अधीन पारित किए गए किसी आदेश को रद्द कराने के लिए 30 दिन के भीतर कोई भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। Provided further that no such order shall be reversed or altered without previously summoning the party in whose favor order has been passed to appear and be heard in support of it. परंतु यह और कि ऐसा कोई आदेश उस पक्षकार को जिसके पक्ष में आदेश किया गया है उपस्थित होने एवं इसके समर्थन में सुने जाने के लिए पहले समन किए बिना उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
Section 210 power to call for the records. In other words, it is a provision of revision. Section 210 clause 1 the board or the commissioner may call for the record of any suit proceeding decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies, for the purpose of satisfying itself or himself as to the legality or propriety of any order passed in such suit or proceeding, and if such subordinate court appears to have परिषद या आयुक्त किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या कार्यवाही का जिसमें कोई अपील नहीं हो सकती हो, ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के प्रति अपना समाधान करने के लिए अभिलेख को 60 दिन के भीतर अपने पास मंगवा सकता है, और यदि यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने एक्सरसाइज्ड जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट ऐसे अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या फेल टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन सो वेस्टेड ऐसे इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है। सी acted in the exercise of such jurisdiction illegally or with material irregularity या ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अविधिता किया है या तात्विक अनियमितता के साथ किया है, तो यथास्थित परिषद या आयुक्त ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे। द बोर्ड और द कमिश्नर एज द केस में बी may pass such order as he thinks fit. Section 210 subclass 2 if an application under this section has been moved by any person either to the board or to the commissioner, no further application by the same person shall be entertained by the other of them. यदि किसी व्यक्ति द्वारा या तो परिषद या आयुक्त को कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है तो दोबारा उसके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाएगा, न ही उस प्रार्थना पत्र को विड्रॉ करने की परमिशन उपर्युक्त न्यायालय द्वारा दी जाएगी। चैप्टर 13 जो कि जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू कोड से संबंधित है, जिसमें 206 से लेकर के 217 तक के सेक्शंस दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए रेवेन्यू कोड में पूरे 16 चैप्टर 234 सेक्शंस हैं और इसमें 4 शेड्यूल भी जोड़े गए हैं। शेड्यूल 1 जो कि सेक्शन 2 एंड सेक्शन 230 को रिलेट करता है, इसमें 2 लिस्ट दी गई है। लिस्ट ए में उन इनेक्टमेंट को दिया गया है जिसको रिपील कर दिया गया है, और लिस्ट बी में स्पेसिफिक इनेक्टमेंट के बारे में बताता है जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। शेड्यूल 2 जो है वो सेक्शन 206 क्लास 2 सब क्लास ए के रिगार्डिंग बंद करता है, जो बताता है कि सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर रहने वाले विषय कौन कौन से हैं। थर्ड शेड्यूल जो है वो जुरिसडिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोड को एक्सप्लेन करता है जो कि 206, 207, 208 से संबंधित है। फोर्थ शेड्यूल जो कि सेक्शन 222 से संबंधित है, जो कुछ एरिया के कुछ जिलों को गणना करने के बारे में वो बंद करता है। उस जिला के क्षेत्रों को गणना किस प्रकार से की जाएगी उनके बारे में बताता है। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि इस संहिता में अभी रिसेंट अमेंडमेंट 2019 में हुआ है जो कि 10 मार्च 2019 से प्रभावी है। इससे पहले बता दें इसकी 2 डेटें हैं जो इन्फोर्समेंट डेट के रूप में एग्जाम में आ सकता है। कुछ सेक्शन 18 दिसंबर 2015 को इन्फोर्स हो गए थे और कुछ सेक्शंस 11 फरवरी 2016 को लागू किए गए थे। WEF मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। बाकी डिटेल के सेक्शंस हम अगले सेशन में